नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अंबाला हाईवे पर बिहार के मजदूरों का जबरदस्त हंगामा हो रहा है। यहां पर लोग घर जाने की मांग कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को सहारनपुर के राधास्वामी सत्संग भवन में बने शेल्टर हाउस में ठहराया गया था। पुलिस मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रही है। मजदूर शहर की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे। विरोध कर रहे मजदूर लाठी डंडे लेकर नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वालों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। तो आपको हम बता दें, ये सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है और तमाम यहां पर प्रवासी मजदूर जो हैं वो अपने अपने घर जाने के लिए, अपने अपने गांव जाने के लिए यहां पर निकले हुए हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि इन्हें हर हाल में घर जाने दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, इन सभी प्रवासी मजदूरों को राधास्वामी शेल्टर होम में रोक दिया गया था। विश्वास मानिए, आपको हम पहुंचाएंगे। बात सुनिए, पैदल जाना सोल्यूशन नहीं है। अरे बात करने की जरूरत है आपको। आपके लिए हम गाड़ी तैयार कर रहे हैं, आपके लिए हम गाड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रायोरिटी गाड़ी में बिठा के देखना पड़ेगा। आपको हम दे देंगे, आपको हम दे देंगे, पक्का दे देंगे। विश्वास मानिए, आपको हम पहुंचाएंगे। बात सुनिए, पैदल जाना सोल्यूशन नहीं है। अरे बात करने की जरूरत है आपको। आपके लिए हम गाड़ी तैयार कर रहे हैं, आपके लिए हम गाड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडे लेकर निकल पड़े हैं मजदूर। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें घर जाना है हर हाल में। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आपको हम घर पहुंचाएंगे, लेकिन बस के जरिए व्यवस्था की जा रही है, आप शांति बनाए रखें। दरअसल जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है और हादसे हो रहे हैं हर दूसरे दिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है, योगी आदित्यनाथ ने, कि पटरी के जरिए या फिर रोड से मजदूर नहीं निकलेंगे, नहीं जाएंगे अपने अपने घरों के लिए। उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और तमाम इलाके में जो पुलिस अधिकारी हैं, अफसर हैं, उन सभी को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और इस तरह की खबरें दोबारा ना आए, इसकी भी चेतावनी दे दी गई है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर आप पुलिस अधिकारी को देख रहे हैं, लगातार मजदूरों को समझाते हुए कि व्यवस्था हो गई है, आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, कल ही 25 मजदूरों की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि इस तरह से मजदूर नहीं जाएंगे, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कभी रेल दुर्घटना में, कभी सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत हो रही है। और रीवा के एमपी यूपी बॉर्डर पर बीती रात मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। देर रात सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मजदूरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बॉर्डर पर करीब 10,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की भीड़ यहां पर जमा हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज करते हुए जमकर उन्हें पीटा। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार जाने से रोके जाने पर नाराज हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे बिहार, यूपी के मजदूर चाकघाट बॉर्डर पर पहुंचे। ट्रक से जाने पर यूपी सरकार ने रोक लगा दी है। मजदूरों का कहना है कि उनके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। कई प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं, तो कहीं हाईवे पर उनका गुस्सा कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रहा है। पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ रही है। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे हालात पैदा ही क्यों हो रहे हैं। एक तो रहने खाने को पैसा नहीं, ऊपर से खाली पेट पर पुलिस के डंडे की मार। शरीर आखिर सहे तो कितना सहे। मंजर हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां पहले तो प्रवासी मजदूरों का गुस्सा फूटा, फिर इन पर पुलिस की लाठी टूटी।
दरअसल घर वापसी के लिए पंजाब और चंडीगढ़ से आ रहे प्रवासी मजदूर यमुनानगर में करेड़ा खुर्द गांव के पास पहुंचे तो उनके साथ वो मजदूर भी जमा हो गए जो वहां पहले से ही मौजूद थे। घर वापसी की तुरंत मांग के साथ इन्होंने नेशनल हाईवे 344 को जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिर क्या था, कोई सड़क से भागा तो कोई खेतों में उतर गया। प्रवासी मजदूरों का सामान हाईवे और खेतों में यूं ही बिखर गया। किसी की चप्पल टूटी तो किसी की हड्डी। करते हैं, जनता को प्रशासन सेवा करते हैं, जनता को मार के देखो क्या हाल कर दिया है। आजकल बताइए हम कैसे हम लोग रहते, कैसे जिएंगे। बहुत दूर से जा रहे थे, 1400-1500 किलोमीटर चल करके पैदल चल रहे थे। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें घर लौटने से बार बार रोका जा रहा है। पंजाब में नौकरी चली गई, अब उन्हें गृह राज्य जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मौके पर पहुंचे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। देखिए, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं कई बार काफ़ी, क्योंकि टेंशन है, सब लोग चाहते हैं अपना घर जाएं, तो कई बार उससे कुछ गर्मा-गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा आज सामने आया था, लेकिन उनको फिर समझा बुझा के हमने वापस शेल्टर रूम में अंदर कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी प्रवासी मजदूरों का बवाल दिखा। क्वारंटीन सेंटर में जब सुविधा नदारद मिली तो मजदूरों ने सड़क पर अपना गुस्सा दिखाते हुए रोड जाम कर दिया। मरीचा मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर के पास जंगल से सांप निकल रहे हैं तो आरोप है कि खाना भी भरपेट नहीं मिल रहा है। 3000 किलोमीटर से है और स्कूल में हम मर जाए, सब व्यवस्था है, स्कूल में मर जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। पंखा है, गर्मी में हम लोग मर रहे हैं, हम लोग आदमी नहीं है। बिस्कुट आता है 12-1 बजे, फेंक के चल जाता है लोग। अब आपको दिखाते हैं पंजाब के संगरूर की तस्वीर। यहाँ प्रवासी मजदूरों को जब फैक्ट्री में काम करने के बदले में तनख्वाह नहीं मिली तो इनका गुस्सा नारेबाजी और प्रदर्शन की शक्ल में बाहर आया। फैक्ट्री के बाहर इन्होंने विरोध मार्च किया। हालांकि हालात पर नियंत्रण के लिए भारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी। प्रवासी मजदूरों को बेवजह विरोध प्रदर्शन का कतई शौक नहीं होगा, लेकिन जिस हालात के कुचक्र में वो इस वक्त फंसे हैं वहां सब्र का बांध टूटते ज्यादा देर नहीं लगती। नतीजा कुछ ऐसी ही तस्वीरों में सामने आता है। यमुनानगर से आशीष शर्मा और मुजफ्फरपुर से रितेश आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। प्रवासी मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला दरअसल खत्म ही नहीं हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश के औरैया के बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। वहीं बदहाली की मार झेल रहे मजदूरों का पैदल ही अपने राज्यों की ओर जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में बड़वानी में फिर से एक प्रवासी मजदूर की जान चली गई। मजदूरों से भरे मिनी ट्रक को एक दूसरी गाड़ी ने ऐसी टक्कर मारी कि मुंबई से यूपी के आजमगढ़ जा रहे कामगारों का जत्था बुरी तरह से घायल हो गया। 8 से 10 को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उन्हीं में से एक अनिकेत ठाकुर नाम के मजदूर की जीवन लीला समाप्त हो गई। मिनी ट्रक के क्षत विक्षत अगले हिस्से को देखकर आप हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। मजदूर था एक लड़का, उसका नाम था अनिकेत, पिता विनोद सिंह ठाकुर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सजनी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उसकी सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शेष जो घायल मजदूर थे उनको भी मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल उनको दे करके और उनका भी इलाज करा लिया गया है। अगली तस्वीर झांसी की है, जहां कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे कभी भी हो सकता है और दर्जनों मजदूरों की जान पर आफत आ सकती है। देखिए कैसे एक ट्रक में प्रवासी मजदूरों को भरा गया है। जान जोखिम में डालकर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। कोई सामान लदे ट्रकों पर सवार है तो कोई ट्रक के अंदर भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर जाने को मजबूर है। आप ट्रक में यात्रा कर रहे हैं बच्चों के साथ, परेशानी नहीं हो रही है? हो रही ना परेशानी। आपने वहाँ से ट्रेन या बस में सफर करना क्यों नहीं समझा? नहीं, वहाँ चालू नहीं किया ना। और यहाँ रास्ते में किसी नहीं रोका आपको? ट्रेन में बैठा देने? नहीं, कोई नहीं रोका, खुद का साधन करके चले हम लोग अपनी मजबूरी लेके। उधर देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों का अपने गृह राज्यों की ओर पैदल मार्च भी जारी है।
लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद दिल्ली में काम करने वाले ये तमाम मजदूर यूपी के अपने गृह जिलों की ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस इन्हें सरहद से वापस भेज रही है। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं गाजियाबाद, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पुलिस मौजूद है, उनको जाने नहीं दे रही है, उनको डंडा दिखाकर यहाँ से वापस कर रही है और ये कह रही है कि वापस जाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे में आप देख सकते हैं जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पुलिस जो है उनको नहीं जाने दे रही। आप लोग को कोई ऑर्डर है कि इनको नहीं जाने देना है वहाँ पर? हाँ, क्वारंटाइन रखा जाएगा ना और जाने की। प्रवासी मजदूरों की बेबसी की अगली तस्वीर भी दिल्ली बॉर्डर से ही आई है, जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो पैदल ही बिहार के पूर्णिया तक 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करने का फैसला कर लिया। आगे काम नहीं कर रहे हम लोग, कैसे क्या करेंगे, इसलिए हम लोग निकल गए। बोला भाई 2 महीना हो गया, अब किराया देना पड़ेगा, तो काम तो चल ही नहीं रहा, सरकार कोई काम खोला ही नहीं है, इसकी वजह से क्या करूं, हम लोग निकल गए। कोई 1300 किलोमीटर का दुर्दांत सफर पूरा करने की सोच रहा है तो कई लोग करीब 750 किलोमीटर की दूरी को कदमों से ही नापकर राजस्थान के बहरोड से यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंच गए। मरता क्या न करता, जी हां, न काम बचा और न ही खाने के लिए अनाज। अब अपने गांव पहुंचकर जिंदगी चलाने का जुगाड़ करना है। भले ही सरकार लगातार पैदल चल रहे मजदूरों से ऐसा न करने की अपील कर रही है, लेकिन जब पेट भूखा होता है तो मजबूरी में शायद किसी अपील या ऑर्डर का असर दिमाग मानने से इनकार कर देता है। बड़वानी से जैद अहमद शेख, झांसी से अमित श्रीवास्तव और लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब आपको दिल्ली में एक परिवार की व्यथा दिखाते हैं। ये परिवार दिल्ली के मंडावली में रहता था, मगर हालात ऐसे बिगड़े कि पूरा परिवार पैदल ही टीकमगढ़ के लिए निकल पड़ा। पूरे परिवार के साथ में 15 दिन की एक बच्ची है और घर का सामान, मगर इनका हौसला सारी मुसीबतों पर भारी है और सफर जारी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये तय करना मुश्किल है कि सिर पर गृहस्थी का बोझ ज्यादा है या दिल में जब्त बेबसी का बोझ। इन तस्वीरों को देखने के बाद तय करना मुश्किल है कि ये सड़कें बड़ी हैं या इन मजदूरों का घर पहुंचने का ख्वाब बड़ा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद तय करना मुश्किल है कि कोरोना का संकट बड़ा है या अट्टालिकाओं से सजे शहर में भूखे मर जाने का डर बड़ा है। ऐसी तस्वीरें आती जा रही हैं, मजदूर जाते जा रहे हैं, निकल पड़े हैं पांव ताकि जल्दी पहुंचे गांव। 15 दिन की बेटी गोद में और हाथ में गृहस्थी का सामान समेटे दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर मजबूरी में निकल पड़ा है ये परिवार। ये जो बच्ची है इसकी मां बोल नहीं सकती, वो बता नहीं सकती कि किस तकलीफ से दो चार होकर उन्होंने छोड़ा उस शहर को जहां पर 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए ये आए थे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रहता था ये परिवार, मगर अब निकल पड़ा है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपने गांव की ओर पैदल। पीछे तस्वीरों में ये जो लोग नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो पैदल ही मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल पड़े हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको ये जो महिला नजर आ रही है, इनके गोद में ये बच्चा है। कितने दिन का ये बच्चा है? 15 दिन का है। कोई पूछे कि परेशानी क्या थी तो जवाब सुनकर दिल सहम जाए। अब मजबूरी है साहब, काहे की नहीं है मजबूरी है, बताओ 2 महीना से बैठे हैं, क्या खाएंगे अब? क्या 2 महीना हो गए बैठे बैठे, हाँ अब क्या खाएंगे यहाँ, अब तो जाने ही पड़ेंगे। इस परिवार में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। सरकारें कहती रहीं
कि मजदूरों को दिल्ली में पर्याप्त खाना मिल रहा है, मगर इस परिवार की माने तो अगर खाना ही मिल रहा होता तो दिल्ली से टीकमगढ़ के लिए ये पैदल निकलते ही क्यों? सरकार कह रही कि राशन दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, मिल पा रहा है आपको? नहीं, हमें तो सब कुछ नहीं मिला है, हमें तो कुछ नहीं मिला। मिलता तो साहब हम पड़े रहते हैं। क्या करें, यहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं, पैसे जेब में है नहीं, टिकट कैश कराने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें यहाँ बैठ के। अपने गांव जाके कुछ नहीं तो वहाँ पेट तो भरेंगे कुछ नहीं। अलग अलग शहरों से ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर तस्वीर एक टीस पैदा करती है। हर तस्वीर सवाल करती है कि इस देश का मजदूर इतना मजबूर क्यों है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है और हर किसी की नजर 18 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन 4 पर है कि उसके कायदे कानून दरअसल होंगे क्या। सूत्रों के मुताबिक देश के 30 कोरोना हॉटस्पॉट जिलों में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा, लेकिन बाकी जगहों में बड़ी छूट मुमकिन हो सकती है। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन 3 की आज आखिरी तारीख है। कल यानी सोमवार से देश में लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा, लेकिन इसकी रूपरेखा कैसी होगी, इसके नियम क्या होंगे, सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी आज जारी हो जाएगी। शनिवार को दोपहर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों पर 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर भी चर्चा हुई और उसी बैठक में लॉकडाउन 4 का मसौदा फाइनल हुआ। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 को 2 हफ्ते के लिए लागू किया जा सकता है, यानी 18 मई से 31 मई तक। हालांकि लॉकडाउन 4 में रियायतों और छूट की भरमार हो सकती है। कंटेनमेंट जोन के अलावा बस, ऑटो और टैक्सी को चलाने की इजाजत मिल सकती है। घरेलू उड़ानों को भी शर्तों के साथ शुरू करने की हरी झंडी मिल सकती है। रेड जोन को फिर से नए मानकों के हिसाब से परिभाषित किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई कॉमर्स के जरिए गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी शुरू हो सकती है। ऑफिस और फैक्ट्रियों में लोगों की क्षमता 33% से बढ़ाकर 50% की जा सकती है। यह भी तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदिशें होंगी, जबकि रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में ही सख्त पाबंदियां होंगी। हालांकि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि देश के 30 जिलों में जहां कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां लॉकडाउन 4 को सख्ती से लागू किया जाएगा। भारत के 12 राज्यों में मौजूद इन 30 जिलों में दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर और भोपाल भी शामिल होगा। हिंदुस्तान के ये 30 जिले ऐसे हैं जहां देश के करीब 80% कोरोना के मामले हैं। शनिवार को इन 30 जिलों के नगर निगम के अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और वायरस की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। 11 मई को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भी 5 राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। पंजाब ने फिलहाल कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है, लेकिन लॉकडाउन अभी 31 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि 18 मई को लॉकडाउन 4 के दौरान वो काफी राहत देने का ऐलान करने जा रहे हैं। कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तारीख को, लेकिन लॉकडाउन असी रखेंगे। फिलहाल आज रविवार पर हर किसी की नजरें जमी हैं। किसी भी वक्त 18 मई से आगे का प्लान सरकार पेश कर सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच मजदूर निकल पड़े हैं, करें तो क्या करें।
किसी के मकान मालिक ने घर में ताला लगा दिया है, कहीं राशन की दिक्कत है तो गांव जाने के लिए सड़क पर ही आ गए हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे मजदूरों से बात की। इस वक्त मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये जो इलाका है ये दिल्ली में पड़ जाता है और यहाँ पर देखें तो बड़ी संख्या यहाँ पर जो तमाम मजदूर हैं जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। आगे यूपी बॉर्डर है और यूपी बॉर्डर पर सख्त आदेश दिया गया है कि कोई मजदूर सड़कों पर न दिखे, इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। उसके बाद पुलिस सख्त है, शायद यही वजह है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। आप लोगों से बात आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं? हरदोई पैदल ही चले जा रहे हैं? पैदल मजबूरी, सामने क्या करे बाबूजी, पैसा तेल नहीं, खाने को मिल नहीं रहा, प्रमोशन नहीं रहा, खाने को मिल नहीं रहा है। दरिया खा खा के दिन काट रहे हूँ। दरिया नहीं मिलती है भाई, दरिया नहीं काट के खा के दिन काट रहा हूँ। बाल बच्चा घूम के बिहार से 3 दिन से तड़प रहा है। पैदल भी नहीं निकलने दे रहे हमको, पैदल निकल जाने दे तो मैं पैदल निकल जाऊँ। हाँ बता, यहाँ से वापस कर देते हैं, उधर से वापस कर देते हैं। बताओ तुम ही लोग बताओ क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये तमाम लोग सब एक ही परिवार के हैं, जानते हैं? हाँ, हम सब एक ही परिवार के हैं। तो यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ दिल्ली में। आप देख पा रहे हैं, रोइए मत, आप रोइए नहीं, हम लोग बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भूखे हैं तो इसलिए आंखों में आंसू आ जा रहा है। और जो नई गाइडलाइंस है उसके मुताबिक यूपी पुलिस भी सख्त हो गई है। जिस तरह से गाजियाबाद में कार्रवाई हुई उसके बाद जो तमाम पुलिसकर्मी है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सड़क पर कोशिश यही की जा रही है कि कोई मजदूर न दिखे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि किसी मजदूर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बीच जिम्मेदारी निभानी यानी कि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, नियमों का पालन करवाने की जिनकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर वर्दी के नशे में ऐसा चूर हुआ कि खाने की आस में जुटी महिलाओं पर जमकर लाठियां भांजे। जी हाँ, ये मामला है नोएडा का। वीडियो वायरल होते ही एसआई को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया। खाके को शर्मसार करता एक पुलिस वाला। इंसानियत को तार तार करता एक पुलिस वाला। पुलिस महकमे को बदनाम करता एक पुलिस वाला। नोएडा के सेक्टर 19 की ये तस्वीरें एक पुलिस वाले की बेरहमी की कहानी बयां कर रही हैं। तस्वीरों में एक पुलिस वाला पहले एक महिला के पैर में लाठी मारता है और फिर लाइन से धकेल कर बाहर कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ता है, ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। वो जिधर मुड़ता है उधर लाठी भांजता है। कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रही ये वो गरीब महिलाएं हैं जो पेट की खातिर राशन बांटने की खबर सुनकर यहाँ पहुंची थी। व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों पर थी वो इंसानियत के सारे नियम भूल गए। एक लाठी बरसाता नजर आया तो दूसरा खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। जिस पुलिस वाले ने महिलाओं पर लाठियां भांजी वो एक सब इंस्पेक्टर है और नाम है सौरभ शर्मा। ये देखो पब्लिक को कितना लेडीजों को मार रहा है, देखो लेडीज को मार दिया, इनको शर्म नहीं आ रही। मौके पर मौजूद महिलाओं ने ही सब इंस्पेक्टर का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर भद पिटी तो आला अधिकारी एक्शन में आए और उसे सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल है उसके हिसाब से लोग लाइन में नहीं लगे हुए थे, तो वहाँ पे जो मौजूद एसआई थे उन्होंने महिलाओं पर भी बल प्रयोग कर लिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे उनको, जैसे वहाँ पे सर्कल्स वगैरह बने हुए थे, आसानी से उनको वहाँ पे शिफ्ट कराया जा सकता था, लेकिन उन्होंने 1-2 महिलाओं के ऊपर डंडे चला दिए। और ये उस वीडियो में बहुत विजिबल है, उनकी जांच में भी ये सही पाया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया है, जांच की जा रही है। एक तरफ जहां देश भर में पुलिसकर्मी गरीबों और मजदूरों की मदद की मिसाल कायम कर रहे हैं, बुजुर्गों और बच्चों की मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं, तो वहीं नोएडा के एक एसआई की एक करतूत खाकी को दागदार कर रही है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। और इस बीच इन तमाम खबरों के बीच आपको बता दें कि हमारे देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जी हां, लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो डेटा जारी किया गया है उसमें लगातार दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये ग्राफ
ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, ये चिंता का विषय है। इस बीच मजदूरों का पलायन और उससे जुड़ी खबरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों को सोचना होगा, जहां पर मजदूर आ रहे हैं उनको भी सोचना होगा कि आखिर कैसे जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग हो और तभी वो उस राज्य में प्रवेश करें। तो देश में कोरोना मरीजों की तादाद देखिए 90,927 तक पहुंच गई है। जो इस वक्त के आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं देश में कोरोना से अब तक 2,872 मरीजों की मौत हो गई है। इस बीच 34,109 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। तो अच्छी खबर यह है कि ठीक जो मरीज हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, लेकिन देश में कोरोना के मामले 90,000 के पार पहुंच गए हैं। ये एक चिंता का विषय केंद्र सरकार के लिए है, लेकिन इन सब के बीच आर्थिक स्थिति को भी देश की सुधारना है। ऐसे में आज सबकी नजरें हैं कि लॉकडाउन 4 में किस तरह से नियम कायदे कानून होंगे, क्योंकि कई राज्य हैं जो पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने के फेवर में नहीं हैं। कई राज्य हैं जो चाहते हैं कि वो शर्तों के साथ लॉकडाउन खुले, लेकिन जो ग्रीन जोन है, क्योंकि आपको पता हो कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में 3 जोन में बांटा गया है जिलों को, और उसी के मद्देनजर जो ग्रीन जोन में इलाके आते हैं वहां बहुत संभव काफी छूट मिल सकती है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे आर्थिक पैकेज की 5वीं किश्त का ऐलान करने वाली हैं, लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा सौदों और अंतरिक्ष क्षेत्र में नए नियम लागू होने की जानकारी दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष को राहत का भरोसा नहीं हो रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना काल में राहत की चौथी किस्त लेकर कल देश के सामने आई। अब की बार कोयला खनन क्षेत्र, रक्षा उत्पादन, रक्षा सौदा, एयरपोर्ट और अंतरिक्ष तक की बात की। इन क्षेत्रों में फिर से जान फूंकने के लिए करोड़ों के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। हालांकि सरकार के राहत पैकेज पर सियासत शनिवार को भी हावी हुई, लेकिन पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वित्त मंत्री की घोषणा को समझाते हैं। अब कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी की इजाजत होगी। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी और कोयला क्षेत्र को 50,000 करोड़ दिए जाएंगे। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर होगा और रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसके अलावा 6 एयरपोर्ट की नीलामी होगी और पीपीपी मॉडल से 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। उधर ISRO की सुविधा का इस्तेमाल अब निजी क्षेत्र भी कर पाएंगे। आखिर में सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 8100 करोड़ का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया। जहां FDI लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक FDI का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। सरकार के इन तमाम फैसलों का खासकर रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर रक्षा विशेषज्ञों ने स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष को ये ज्यादा रास नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि इस फिगर के साथ काफी सारी फॉरेन डिफेंस फर्म्स जो हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो भारतवर्ष में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक लिस्ट वाइज आइटम्स पे इंपोर्ट का बैन लगाया जाएगा। वो लिस्ट जो है वो हर साल अपडेट की जाएगी और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर अब कार्रवाई होगी और खासकर जो स्पेयर्स हैं उनके ऊपर भी बाहर से आने से बैन लग जाएगा, ताकि हमारे जो लोकल फर्म्स हैं वो उसको प्रोड्यूस कर सके। विदेशी पूंजी को 49% से ऑटोमेटिकली उनको रूट में उनको ले जा रहे हैं 74% तक, यानी मलकियत पूरी हाथ होगी विदेशी कंपनियों की। आपकी देश की सुरक्षा के लिए, हमारे हथियारों की प्रोडक्शन के लिए वो जाएगी विदेशी कंपनी की। क्या हुआ देश का सुरक्षा, क्या हुआ आत्मनिर्भरता? पिछले 4 दिनों से वित्त मंत्री हर रोज 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बारीकियों को और उसके आवंटन को समझा रही हैं। सरकार और सत्ताधारी दल इसे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए रामबाण मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।